नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। 12वीं की छात्रा ने पिता का गला रेता। कन्नौज में सोते वक्त वीडियो का मर्डर, भाई को भी मारना चाहती थी। कन्नौज में 12वीं की नाबालिग छात्रा ने अपने पिता का गला रेत दिया। 17 साल की लड़की ने सोते वक्त वारदात की। उसके पिता वीडियो के पद पर कार्यरत थे। छात्रा ने अपने भाई पर भी हमला किया, लेकिन वह बच गया। घटना छिबरावमापुर के करमुल्लापुर गांव की है। पुलिस के मुताबिक 48 साल के अजय पाल राजपूत सौरिक ब्लॉक में तैनात थे। रात को वह घर में सो रहे थे, तभी उनकी हत्या की गई। पिता की हत्या के बाद बेटी हथौड़ा लेकर भाई सिद्धार्थ के कमरे में पहुंची, लेकिन उसकी आंख खुल गई। वह चिल्लाने लगा। परिजनों ने दौड़कर बेटी को पकड़ लिया। दूसरे कमरे में गए तो पिता की लाश बेड पर पड़ी थी। हत्या क्यों की गई, पुलिस इसका पता लगा रही है। पुलिस ने लड़की को हिरासत में ले लिया है। गांव के लोगों के मुताबिक लड़की का एक लड़के से अफेयर चल रहा था। आशंका है कि पिता के विरोध के चलते ही लड़की ने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मृतक अजय पाल राजपूत के बेटे सिद्धार्थ ने बताया कि बहन उस पर भी हथौड़े से हमला करने जा रही थी। इससे पहले आंख खुल गई और उसने धक्का देकर बहन को गिरा दिया। उसके हाथ से हथौड़ा छीन लिया। वह बहन को पकड़कर पिता के कमरे में ले गया। वहां उनकी खून से लथपथ लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सिद्धार्थ की चीख निकल गई। आवाज़ सुनकर उसके परिजन के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। पुलिस को तुरंत घटना की सूचना दी गई। हुगली में भाजपा नेता की गाड़ी से नकदी और हथियार बरामद। एक भाजपा नेता की गाड़ी से पुलिस 2 लाख की नकदी और हथियार बरामद किए हैं। घटना रविवार देर शाम की है। आरोपी का नाम स्वराज घोष है। जानकारी के अनुसार चुनाव की पूर्व संध्या पर हुगली के दादपुर थाना क्षेत्र के हारित इलाके में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने भाजपा नेता की गाड़ी को रोका और तलाशी ली, तो उसमें से 2 लाख नगद और हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि नकदी के बारे में संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें जब्त कर लिया गया। हुगली ग्रामीण पुलिस के डीएसपी प्रियव्रत बख्शी ने बताया कि दादपुर थाना और चुनाव आयोग की एसएसटी टीम द्वारा नाका चेकिंग के दौरान स्वराज घोष की गाड़ी से पैसे और हथियार बरामद किए गए। गौरतलब है कि भाजपा नेता स्वराज घोष कुछ दिन पहले तृणमूल छोड़कर चंदन नगर में शुभेंदु अधिकारी की सभा में लॉकेट के हाथों भाजपा में शामिल हुए थे। स्वराज घोष ने पत्रकारों को बताया कि जब वे भाजपा में शामिल हुए तब से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसे रविवार रात 10 बजे हिरासत में लिया गया और रात 2:30 में उसे छोड़ दिया गया। छपरा में बवाल के बाद 2 दिन इंटरनेट बंद। आरजेडी बीजेपी समर्थक में फायरिंग, 1 की मौत, 2 घायल। इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। छपरा में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों में फायरिंग हुई। इसमें 1 युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी आरजेडी के समर्थक बताए जा रहे हैं। हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। लोग दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। एसपी गौरव मंगला ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिनों के लिए छपरा में इंटरनेट बंद कर दिया है। बता दें कि आज सुबह मुसफल थाना के तेलप्पा भिखारी चौक के पास फायरिंग हुई। इसमें मारे गए युवक की पहचान चंदन राय के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान गुड्डू राय, मनोज राय के रूप में हुई। एक घायल को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है, दूसरे की हालत ठीक है। मामले को लेकर एसपी गौरव मंगला ने बताया कि कल वोटिंग के दौरान बीजेपी और आरजेडी समर्थकों में झड़प हुई थी। आज उसी की प्रतिक्रिया में फायरिंग हुई। सारण के डीएम अमर समीन ने मौत की बात स्वीकार की। कई राउंड गोली चलाई गई है। कल रोहिणी आचार्य के बूथ संख्या 118 पर आने पर चुनाव के दौरान तनाव बढ़ गया था। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी भी हुई थी। क्या ईरान के राष्ट्रपति रईसी की हत्या हुई? खामेनेई के बेटे और मोसाद का नाम क्यों आ रहा? ईरान में आगे क्या होगा? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। 63 साल के रईसी 19 मई की शाम करीब 7 बजे अजरबैजान में एक बांध के उद्घाटन के बाद ईरान लौट रहे थे। इसी दौरान उनका हेलीकॉप्टर लापता हो गया। रईसी के अलावा विदेश मंत्री हुसैन अमीरुल्लाह सहित हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोग मारे गए। इस हादसे के पीछे साजिश का अंदेशा बताया जा रहा है। ईरान में कुछ एक्टिविटीज रईसी की हत्या का आरोप इजराइल पर लगा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि रईसी के बेटे से खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई के लिए सत्ता का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल रईसी को ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। ईरान की सरकार ने राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान रईसी को श्रद्धांजलि देने के लिए उस सीट को खाली रखा गया जहां वे बैठते थे। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने राष्ट्रपति रईसी की मौत पर देश में 5 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। वहीं ईरान की कल्चर मिनिस्ट्री ने देश भर में सभी कल्चरल एक्टिविटीज पर 7 दिन के लिए रोक लगा दी है।
ईरान में मोहम्मद मुखबेर उपराष्ट्रपति हैं, लिहाजा मुखबेर को देश का नया अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। उनके पद संभालने के बाद ईरान में अगले 50 दिन के अंदर राष्ट्रपति चुनाव कराने होंगे। वहीं हुसैन अमीरुल्लाहियन की जगह उप विदेश मंत्री बाघेरी कनी को नया विदेश मंत्री बनाया गया है। राजस्थान में नाबालिग लड़की से रेप और जिंदा जलाने के दोषी 2 भाइयों को सजाए मौत। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की पॉस्को अदालत ने पिछले साल एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार करने और उसे कोयला भट्टी में जिंदा जलाने के मामले में सोमवार को 2 भाइयों को मौत की सजा सुनाई। जज अनिल गुप्ता ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस बताया। पीटीआई के मुताबिक अदालत ने कालू और कान्हा को मौत की सजा सुनाई है। हालांकि इस अपराध में 6 पुरुष और 4 महिलाओं सहित 10 आरोपी शामिल थे। शनिवार को अदालत ने कालू और कान्हा को पिछले साल अगस्त में हुए अपराध के लिए दोषी ठहराया। सबूत नष्ट करने के 7 अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। बरी किए जाने वाले मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। यह घटना 2023 में हुई थी। 14 साल की लड़की 2 अगस्त 2023 को जानवरों को चराने गई थी, लेकिन उसी दौरान लापता हो गई थी। दोनों आरोपियों ने लड़की के साथ गैंग रेप किया और बाद में उसे कोयले की भट्टी में फेंक दिया। लड़की जब घर नहीं लौटी तो घर वालों ने उसे तलाशने निकले। रास्ते में उनकी नजर लड़की के कंगन और चप्पल पर पड़ी, जो भट्टी के बाहर पड़े हुए थे। पुलिस ने उस वक्त बताया था कि 4 अगस्त को गांव के एक तालाब से आधे जले हुए शरीर के हिस्से बरामद किए गए, जिनके 14 वर्षीय लड़की के होने का संदेह है। पुलिस ने कहा कि शरीर के कुछ हिस्सों को कथित तौर पर भट्टी में जला दिया गया, जबकि अन्य हिस्सों को सभी सबूत नष्ट करने के लिए एक तालाब में फेंक दिया गया। पुलिस इस मामले में 400 पेज से ज्यादा की चार्जशीट दायर की थी। 3 आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 3 आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी। कोर्ट ने जुर्माना लगाने की चेतावनी देते हुए याचिका को वापस लेने का विकल्प दिया, तो याचिकाकर्ता ने उसे वापस ले लिया और इसके साथ ही अदालत ने केस को खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ कर रही थी। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने याचिका लगाई थी। याचिका में दावा किया गया था कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के बदलने के लिए बनाए गए नए कानूनों में कई विसंगतियां हैं। याचिका में कहा गया कि विधेयकों को संसदीय बहस के बिना पारित किया गया, क्योंकि अधिकांश विपक्षी सांसद निलंबित थे। याचिका में अदालत से 3 नए आपराधिक कानूनों की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के तत्काल गठन के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था, नए आपराधिक कानून कहीं अधिक कठोर हैं। वास्तव में ये एक पुलिस स्टेट बनाते हैं और भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों के हर प्रावधान का उल्लंघन करते हैं। यदि ब्रिटिश कानूनों को औपनिवेशिक और कठोर माना जाता था, तो भारतीय कानून अब कहीं और अधिक कठोर है, क्योंकि ब्रिटिश काल में आप किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रख सकते थे। याचिका में कहा गया है कि 15 दिन से 90 दिन और उससे अधिक समय तक विस्तार करना पुलिस उत्पीड़न का एक चौंकाने वाला प्रावधान है। हाईकोर्ट ने फटकारा, चुनाव आयोग फेल, भाजपा के अपमानजनक विज्ञापन पर रोक। कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा को अगले आदेश तक टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया। हाईकोर्ट ने पार्टी पर व्यक्तिगत हमले करने वाले भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी द्वारा दायर शिकायतों को सुनने में घोर विफल होने के लिए भारत के चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई। अदालत ने कहा, चुनाव आयोग तय समय में टीएमसी की शिकायतों को सुनने में पूरी तरह विफल रही है। यह अदालत आश्चर्यचकित है कि चुनाव खत्म होने के बाद शिकायतों का समाधान तय करने में भारत का चुनाव आयोग विफल हुआ है। यह अदालत निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी द्वारा दायर शिकायतों को सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि साइलेंस पीरियड के दौरान बीजेपी की विज्ञापन आचार संहिता और टीएमसी के अधिकारों और नागरिकों के निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का भी उल्लंघन था। अदालत ने आदेश जारी करते हुए कहा, टीएमसी के खिलाफ लगाए गए आरोपों और प्रकाशन पूरी तरह से अपमानजनक हैं और निश्चित रूप से इसका उद्देश्य प्रतिद्वंदियों का अपमान करना और व्यक्तिगत हमले करना है। इसलिए उक्त विज्ञापन सीधे तौर पर एमसीसी के विरोधाभासी होने के साथ साथ याचिकाकर्ता और भारत के सभी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और बेदाग चुनाव प्रक्रिया के लिए भाजपा को अगले आदेश तक ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाना चाहिए। आईसीसी ने कहा, गाजा युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू के खिलाफ जारी हो गिरफ्तारी वारंट। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। गाजा में युद्ध अपराधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की है। नेतन्याहू के साथ ही इजरायली रक्षा मंत्री यावो गैलेंट और हमास के नेताओं यहां सिनवार, मोहम्मद दीब इब्राहिम अल मसरी और इस्माइल हनियह के लिए भी गिरफ्तारी वारंट की मांग की गई है। अदालत के मुख्य अभियोजक करीम खान ने एक बयान जारी कर इन नेताओं के खिलाफ आरोपों की जानकारी दी है और कहा है कि उनके कार्यालय ने समर्थन में सबूत जुटा लिए हैं। करीम खान ने कहा कि उनका मानना है कि नेतन्याहू, उनके रक्षा मंत्री यावो गैलेंट
और हमास के 3 नेता गाजा पट्टी और इजराइल में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, मेरे कार्यालय द्वारा जुटाए गए और जांचे गए सबूतों के आधार पर मेरे पाए यह विश्वास करने का ठोस आधार है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री यावोव गैलेंट युद्ध अपराधों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार हैं। बयान में कहा गया है कि ये नेता इन वजहों से जिम्मेदार हैं। युद्ध अपराध में रूस के एक तरीके से रूप में नागरिकों की भुखमरी की स्थिति लाई गई, जानबूझकर काफ़ी पीड़ा पहुंचाना या शरीर या स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचाना, युद्ध अपराध के रूप में क्रूर व्यवहार करना, जानबूझकर हत्या या युद्ध अपराध के रूप में हत्या करना, युद्ध अपराध के रूप में नागरिक आबादी पर जानबूझकर हमले करना, हत्या में भूख से होने वाली मौतों के मामले में मानवता के खिलाफ अपराध भी शामिल है। मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में उत्पीड़न। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में हुआ 60.9% मतदान 2019 में 62.4% हुआ था। केंद्रीय चुनाव आयोग ने देर रात 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान का सबसे ताज़ा अंतिम आंकड़ा जारी किया। आयोग के मुताबिक कुल 60.9% मतदान हुआ, जबकि 5 साल पहले यह 62.4% था। लेकिन इस बार इससे पहले के 4 चरणों की तुलना में मतदान में बढ़ोतरी का संकेत मिला है। चुनाव आयोग ने देर रात ताज़ा आंकड़े के मुताबिक सबसे अधिक मतदान प्रतिशत पश्चिम बंगाल में 74.6% रहा और सबसे कम महाराष्ट्र में 54.3% दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला समेत 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ। उड़ीसा की 5 लोकसभा सीटों के साथ ही राज्य विधानसभा के दूसरे चरण के लिए भी मतदान हुआ। उड़ीसा विधानसभा की 35 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी सोमवार को एक साथ मतदान हुए। चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल के विभिन्न राजनीतिक दलों में ईवीएम में खराबी, एजेंटों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने से रोकने और मतदाताओं को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालने से रोकने या धमकाने से संबंधित लगभग 1036 शिकायतें मिली। ईडी ने कहा, आपको विदेश से 7 करोड़ मिले। आपका कहना है कि पुराना मामला फिर से उठाया। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने 2014 और 2022 के बीच विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 7.08 करोड़ रुपए विदेशी फंड प्राप्त किए। ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट भेजी है। आपने इसे पुराना मामला बताया है। ईडी के डोजियर में आरोप लगाया गया है कि आपको यह फंड अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान सहित देशों के दानदाताओं ने भेजा था। बता दें, तब यह धन आपको मिला था। तब FCRA कानून के इतना सख्त नहीं था। यह जानकारी भी उल्लेखनीय है कि सिर्फ आप ही नहीं, खुद भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को विदेश से चंदे के रूप में फंड मिलता रहा है। कई सारे NRI तो इन राजनीतिक दलों के सदस्य हैं और अच्छी खासी रकम भेजते रहे हैं। ईडी ने MHA को बताया कि आप और उसके सदस्यों ने विदेशी फंड संग्रह में कई अनियमितताएं की हैं। आरोपों में व्यक्तिगत लाभ के लिए फंड का दुरुपयोग शामिल है। विशेष रूप से 2016 में कनाडा में एक फंड रेजिंग कार्यक्रम के दौरान आप विधायक दुर्गेश पाठक पर तमाम आरोप लगे थे। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।